वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट? तो देखो विकास के जो चरण होते हैं, विकास के जो चरण होते हैं वे मुख्यतः 4 होते हैं। एक तो होता है शारीरिक विकास, एक होता है मानसिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास और एक होता है संवेगात्मक विकास। तो अब बात आती है कि इन विकास के प्रमुख 4 चरणों में से कौन सा ऐसा चरण है जो सबसे पहले विकसित होता है? अब देखो सबसे पहले विकसित होने में हमारी जो अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की, तो सबसे पहले होती है गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद होती है शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद होती है बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। तो अब कौन सा ऐसा इसमें से चरण है जो सबसे पहले शुरुआत होता है? तो शारीरिक विकास एक ऐसा चरण है जो गर्भावस्था से सबसे पहले शुरू होता है। तो प्रथम चरण इसमें कौन सा होगा? शारीरिक विकास। अगर आपसे कोई पूछता है कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती, तो आप बोलोगे 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, जिसमें सबसे प्रथम शारीरिक विकास शुरू होगा। फिर होती है शैशवावस्था, शैशवावस्था से मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, तीनों विकास और कुल मिला के शारीरिक विकास, चारों विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं और किशोरावस्था तक इनकी तीव्रता बिल्कुल तेज रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The study area of the definition of child development, which is examines change in human capabilities, find an explanation of the behavior during the lifespan. Children of adults and senior citizens will compare with to be responsible for the gradual development of a child cognitive, social and other abilities. यानी बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? अब बात आती है बाल विकास क्या है। बाल विकास एक ऐसा विषय है जिसमें गर्भ से लेके और किशोरावस्था तक मनुष्य का या बालक का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जैसे गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उसके बाद जैसे शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे शारीरिक विकास होता है, कैसे मानसिक विकास होता है, कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, कैसे सामाजिक विकास होता है। इन विकासों का जो चरणबद्ध अध्ययन किया जाता है और जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और एक तरीके से नियम, परंपराएं और सिद्धांतों के अनुसार, जो हम मनोविज्ञान के नियम के अनुसार अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास। तो अब अध्ययन क्षेत्र की अगर इस प्रश्न के अनुसार बात करें तो क्या मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है? सही बात है। क्या जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा? बिल्कुल सही बात है। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा? चलो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बात आती है सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तो क्या होगा? किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के साथ, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के साथ क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्रमिक विकास यानी शैशवावस्था में क्या परिवर्तन होंगे, बाल्यावस्था में क्या परिवर्तन होंगे, किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होंगे। तो अगर पूछता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे अधिक इसको परिभाषित करेगा, तो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य यानी सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास और क्रियात्मक विकास। तो यहाँ पर सबसे सही उत्तर क्या होगा? टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर एबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए सोशलाइजेशन, समाजीकरण है। अब बात आती है समाजीकरण। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कहीं ना कहीं समाज का एक सदस्य बन जाता है। किसी का बेटा बनता है, किसी का भाई बनता है, किसी का पुत्र बनता है, किसी का कोई कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में बन जाता है। अब जिस जगह पर पैदा होगा वहाँ के नियम, वहाँ के मानदंड, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का व्यवहार अगर वो सीखता है और सीखने के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण। तो अब देखो क्या कहता है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अनुकूलन को अगर प्याजे की भाषा में कहें तो अनुकूलन क्या होता है? एक तो आत्मीकरण करना, अगर हम किसी व्यवहार को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो, और उसके बाद दूसरा आता है समायोजन करना, यानी हम सीखे हुए व्यवहार में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसे समायोजन कहते हैं। तो समाज के जितने भर मानदंड होते हैं, जितनी भर उसकी परंपराएं होती हैं,
जितने भर उसके नियम होते हैं उनको अपने व्यवहार में क्या करना, आत्मीकरण करना, समायोजन करना। क्या होता है, समाजीकरण। समाजीकरण के जो वाहक होते हैं तो कौन कौन होता है, माता पिता या कह सकते हैं परिवार, उसके बाद आता है मीडिया, उसके बाद आता है विद्यालय। तो इन सब से बच्चा जो भी व्यवहार सीखता है, व्यवहार का आत्मीकरण करता है, उसका समायोजन करता है, उस सब का मानदंडों के साथ अनुकूलन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समाजीकरण। आगे चलते हैं। विकास शुरू होता है, तो अभी मैंने वही बताई थी, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं तो एक होती है गर्भावस्था, एक होती है शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था और एक होती है किशोरावस्था। तो विकास जो शुरू होता है फ्रॉम लेट चाइल्डहुड, फ्रॉम द पेरेंटल स्टेज, फ्रॉम इन्फेंसी और फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। अब बात आती है कब से शुरू होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था से। गर्भावस्था किसी भी विकास की पहली अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है अवस्था, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था यानी 10 वर्ष से 14 वर्ष, और पूर्व बाल्यावस्था यानी 10 वर्ष से लगभग वो 3 वर्ष से लगभग 6 वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी, प्रसव पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था से। तो विकास की जो शुरुआत होती है कहाँ से, गर्भावस्था से, यानी शारीरिक विकास शुरू होता है गर्भावस्था से। जन्म के बाद से मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। अब बात करते हैं विकास का अर्थ है, यानी विकास क्या है। तो देखो क्या कहता है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे विकास होगा ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि, हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सही बात है। अब आती है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप। बिल्कुल सही बात है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अब देखो यहाँ क्या होता है, एक वर्ड आता है आपका परिपक्वता। क्या आता है, परिपक्वता, या जैसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। परिपक्वता क्या होती है, आयु और अधिगम, इन दोनों के मेल से जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं परिपक्वता। अब देखो हमारी आयु, अधिगम और अनुभव के फलस्वरूप जो भी हमें परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे शारीरिक परिवर्तन आयु के अनुसार बढ़ रहे हैं, हमारे मानसिक परिवर्तन अनुभव के अनुसार बढ़ रहे हैं, हमारे सामाजिक परिवर्तन अनुभव के अनुसार बढ़ रहे हैं, हमारे संवेगात्मक परिवर्तन अनुभव के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमारे शारीरिक और बाकी के तीनों विकासों के फलस्वरूप जो भी हमें परिवर्तन होते हैं, जो भी उसकी वो श्रृंखला होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा, परिवर्तन, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आगे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, सत्य नहीं है। अब देखो पहली बात क्या है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बिल्कुल सही बात है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। अगर शैशवावस्था में बालक को सही देखभाल नहीं मिले, अगर उसको सही वातावरण नहीं मिले तो उसके सीखने को प्रभावित करेगा। बाल्यावस्था में सही विद्यालय नहीं मिले, सही जिज्ञासा शांत नहीं हो, सही खेल विधियाँ नहीं मिले तो उसकी विकास अवरुद्ध होगा। किशोरावस्था में अगर सही वातावरण की पहचान ना हो, सही मित्रता ना हो, सही दिशा निर्देशन और परामर्श नहीं मिले तब भी उसको प्रभावित करेगा। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के क्या हैं, अपने खतरे हैं। अब बात आती है विकास बढ़ावा देने से होता है। यह तो सही बात है, यहाँ पर होगा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरे को देखते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, उसमें एमक्यू की मदद से, किसकी मदद से, एमक्यू की मदद से, एमक्यू यानी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति की वजह से व्यवहार एवं व्यवहार के तरीके सीखता है। तो अब यहाँ अगर हम कहें विकास संस्कृति से प्रभावित नहीं होता है तो गलत होगा। तो क्या होगा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। अब आती है बात, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, शैशवावस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि बच्चा अनुकरण से सीखता है, बच्चा काल्पनिक चिंतन करता है। बिल्कुल ऐसे ही बाल्यावस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं कि अनोखा काल है,
सुस्ती का आयु है या अपने उसका औपचारिक विकास की अवस्था है। उसके बाद आती है किशोरावस्था, उसकी संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। तो जहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक अवस्था की क्या होती हैं, अपनी एक विशेषताएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं, प्रश्न में है विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। जो भी प्रश्न है, राजस्थान टेट का प्रश्न, सी टेट का प्रश्न है, तो उसमें है नहीं होता है। तो विकास बढ़ावा देने से तो होता है, विकास बढ़ावा देने से होता है। जैसे कि हम शारीरिक विकास के लिए हम अच्छा भोजन करें, अच्छा पोषण पाएं, तो हमारे शारीर का विकास होगा। हम अच्छे वातावरण में रहें तो मानसिक विकास होगा। हम अच्छे समाज में रहें तो अच्छे सामाजिक विकास होगा। तो हम अगर अपने विकास को बढ़ावा देंगे, हम उसको सही जगह सही माहौल में अगर हम उसको अपने आप को समायोजित करेंगे, तो क्या होगा, विकास बढ़ावा देने से होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। आगे प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी हम जो भी कार्य सीख रहे हैं, हम जो भी व्यवहार सीख रहे हैं, जो भी हम अपने अंदर परिवर्तन लेके आ रहे हैं, उन परिवर्तनों में कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि बाल्यावस्था में नहीं होने चाहिए। तो अब देखो, पहली बात है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक कुशलताएं सीखना। सामान्य खेल जैसे कि क्रिकेट खेलना, दौड़ लगाना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ये सब कौन से खेल होते हैं, सामान्य खेल होते हैं। अगर हम आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीख रहे हैं तो ये सामान्य सी बात है, बाल्यावस्था में हमको सीख लेनी चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, उत्तर बाल्यावस्था यानी 10 वर्ष से 14 वर्ष, लगभग 10 वर्ष से 14 वर्ष, कोई फिक्स एज नहीं है। जब कोई काल उतर रहा है, दूसरा काल आ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। जैसे कि अगर बात उत्तर बाल्यावस्था की करें तो बाल्यावस्था का अंतिम काल यानी लगभग 10 वर्ष से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का प्रारंभिक काल यानी 12 वर्ष से 14 वर्ष। तो ये जो पूरा एरिया होगा, इसको हम क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे इसको पूर्व किशोरावस्था, या हम इसको कहेंगे क्या, उत्तर बाल्यावस्था। तो 10 से 14 वर्ष के काल को हम औसतन क्या कह सकते हैं, 10 उत्तर बाल्यावस्था, या इसी को कहते हैं वयसंधि काल। क्या कहते हैं, वयसंधि। तो अब देखो यह प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी चीज नहीं सीखनी चाहिए। तो सामान्य खेलों के लिए जरूरी है कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक। तो देखो 10 से 14 वर्ष का बालक को पुरुषों के क्या कार्य जिम्मेदारियां होती हैं, स्त्रियों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो कौन से कार्य नहीं सीखेगा, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है। तो देखो कौशल जो होते हैं, गामक कौशल जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। गामक यानी गत्यात्मक कौशल, यानी हम शरीर से जो कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे शरीर जो एक्टिव है, जैसे मैं ये हाथ चला रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, या मैं चल के आ रहा हूँ, तो ये सब गामक कौशल है। तो अब ये गामक कौशल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सूक्ष्म और एक होता है स्थूल। अब सूक्ष्म में कौन से आते हैं, लिखना, बोलना, चित्रांकन, ये सब कैसे कार्य हैं, सूक्ष्म कार्य हैं। अगर हम स्थूल की बात करें तो कौन से होते हैं, दौड़ना, चलना, तैरना, ये सब कैसे कार्य हैं, गामक कौशल हैं। कैसे कौशल हैं, गामक कौशल। एक तो होते हैं सूक्ष्म गामक कौशल, दूसरे होते हैं स्थूल गामक कौशल। अब देखो इसमें से कौन सा है, चलना गामक कौशल है, रेंगना यानी हमारा शरीर चल रहा है, गामक कौशल है, बैठना, बैठना भी गामक कौशल है, हथेली दबोच लेना यानी हाथ पैर चल रहे हैं, ये भी गामक कौशल है। लेकिन प्रश्न कह रहा है श्रेष्ठ कौन सा है, स्पष्ट कौन सा है। तो स्पष्ट कौन सा होगा, चलना एक ऐसा गामक कौशल है जो कैसा है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हमारे शरीर के लगभग लगभग ज्यादातर अंग एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, चलना गामक कौशल। वन ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट सिंगिंग, गलत लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर सिंगिंग स्किल नहीं होगा, इसको कहते हैं साइकोमोटर, साइकोमोटर स्किल। तो वॉकिंग, क्रीपिंग, टू सिट, ग्रैबिंग द पाम। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉकिंग।
एट वॉट स्टेज डज द फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी फॉल, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो अब देखो, क्या शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बाल्यावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रायड। फ्रायड ने कहा कि शैशवावस्था बालक के निर्माण की अवस्था है, बालक के निर्माण की अवस्था है। किसकी अवस्था है? निर्माण की अवस्था। यानी शैशवावस्था में जिस प्रकार का माहौल मिलेगा, जिस प्रकार की उसको शिक्षा दीक्षा मिलेगी, जिस प्रकार से उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा, या जिस प्रकार के उसको वातावरण में रखा जाएगा, उस प्रकार के व्यक्तित्व की उसकी कैसी पड़ जाएगी? नींव पड़ जाएगी। तो अगर पूछा जाता है कि व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो हम क्या कहेंगे? शैशवावस्था में। ये चलते हैं। इन्फेंसी इज ए मेजर स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सी होती है? शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, लेकिन कौन सी है? तो देखो, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 4। सबसे पहली जो होती है वो होती है गर्भावस्था, और दूसरी जो होती है वो होती है शैशवावस्था, और तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है बाल्यावस्था, और चौथी स्टेज जो होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था, गर्भावस्था 0 से लेके 280 दिन, या इसको कह सकते हैं जन्म तक। कहाँ तक? जन्म तक। शैशवावस्था होती है सामान्यतः जन्म से 5 वर्ष तक, और ये होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और ये 12 से 18 वर्ष तक। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये पूछ रहा है विकास की प्रमुख अवस्था है, लेकिन कौन सी? तो कौन सी होगी? द्वितीय। आगे चलते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की यानी कोई बालक 0 से 5 वर्ष के काल में है, या 0 से 3 वर्ष के काल में है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दिया है। हरलॉक कहती हैं 2 से 6 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक जो होती है वो शैशवावस्था होती है। रॉस कहते हैं 0 से 3 वर्ष तक होती है। सामान्यतः 0 से 5 वर्ष तक जो होती है हम उसको शैशवावस्था मानते हैं। तो अब देखो, ये कह रहा है कि 0 से 5 वर्ष में बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है, या उसकी क्या विशेषता है? तो देखो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल सही बात है। बच्चा किसी भी चीज को देखेगा उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, और हर वस्तु को देखते हुए तुरंत पूछेगा ये क्या है। उसका प्रश्न क्या होगा? ये क्या है। प्रत्येक चीज में उसकी क्या होगी? जिज्ञासा होगी। जो कुछ भी देखेगा उसका क्या करेगा? अनुकरण करेगा। कुछ भी देखेगा उसका क्या करेगा? अनुकरण करेगा। लेकिन अब बात आती है चिंतन प्रक्रिया की। शैशवावस्था में बच्चे का चिंतन तो होता है, लेकिन चिंतन में क्रमबद्धता, चिंतन में क्रमबद्धता या चिंतन में तर्क नहीं होता। ठीक है, चिंतन कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इस अवस्था में चिंतन कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चिंतन में क्रमबद्धता और तर्क नहीं होता। इसीलिए यहाँ क्या आएगा? चिंतन की प्रक्रिया इसकी विशेषता नहीं है। ये विशेषता किसकी होती है? बाल्यावस्था की। ठीक है, सही हो गया। आगे, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको हम क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल। अब देखो, एक बाल्यावस्था को, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉस, J.S. रॉस। J.S. रॉस ने कहा कि बाल्यावस्था यानी लगभग 6 से 12 वर्ष के काल में बालक बड़ा जैसा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास, सामाजिक विकास लगभग रुक जाता है, स्थायी लगता है। ऐसा लगता है जैसे विकास हो नहीं रहा है। कारण क्या है? उस जो विकास पहले हुआ है तीव्र शैशवावस्था में, अब उसमें क्या आ रही है? तीव्रता आ रही है। अब उसमें क्या आ रही है? स्पष्टता आ रही है। तो बच्चा स्कूल जाने लगता है, बच्चों को अब नए नए दोस्त बनते हैं, बच्चा पहले से औपचारिक शिक्षण के कारण अनुशासित बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि बच्चा एकदम अब बदल गया है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो गया है। तो रॉस के अनुसार इसको क्या लगता है? मिथ्या परिपक्वता। बच्चा बड़ा होता नहीं है,
बड़े जैसा लगता है, जिसको रॉस ने क्या कहा, मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक है, फेक मैच्योरिटी। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइम ऑफ फॉल्स मैच्योरिटी, इन्फेंसी, या इसको क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। ये चलते हैं, बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था 5 वर्ष तक, यहाँ तक ये होती है शैशवावस्था। 12 वर्ष तक यानी 6 से 12 वर्ष तक से कहते हैं क्या, बाल्यावस्था। 21 वर्ष तक, तो 21 वर्ष में 12 से 18 वर्ष तक जो होती है इसे कहते हैं किशोरावस्था। और अगर हरलॉक के अनुसार देखें तो 18 से 21 वर्ष होती है उत्तर किशोरावस्था, जो होती है उत्तर किशोरावस्था। तो सही उत्तर क्या होगा, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। आगे चलते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम से इतने तक, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू डिफिकल्ट, स्पेसिफिक टू जनरल, या सिंपल टू इजी। तो अब देखो ये कह रहा है विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है, यानी कहाँ से कहाँ की ओर। तो हम क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो कैसा होता है, सामान्य होता है, और जैसे जैसे वो वातावरण से संपर्क बनाता जाता है उसका व्यवहार, उसका विकास कैसा होता जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर। क्या कह सकते हैं इसको, अपरिष्कृत, अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर। क्या कहते हैं हम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अलग जैसे जैसे वातावरण के संपर्क में आएगा, जैसे जैसे एमकेओ के संपर्क में आएगा, जैसे जैसे वातावरण से अंतःक्रिया करेगा, ऐसे ऐसे उसके विकास में क्या आती जाएगी, विशिष्टता आती जाएगी। जीन पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे हम कार्य क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं ऐसे ही हमारा संप्रत्यय निर्माण होता जाता है, और संप्रत्यय निर्माण जो होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से विशिष्टतम की ओर, यानी सरल से कठिन की ओर और कठिन से कठिनतम की ओर। ठीक है, क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे चलते हैं, किशोरावस्था की अवधि है जैसे 11 वर्ष होती है बाल्यावस्था, 15 से 20 वर्ष होती है उत्तर किशोरावस्था, 11 से 19 वर्ष होती है किशोरावस्था, क्या होती है, किशोरावस्था, और 16 से 19 वर्ष भी होती है उत्तर किशोरावस्था। शैशवावस्था की अवधि क्या होगी, 11 से 19 वर्ष, यानी ये क्या पूछ रहा है, टीन एज, टीन एज। आगे चलते हैं, लाइफ इज स्टडीड इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, पर यह गलत लिखा है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। देखो विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक भाग है, मनोविज्ञान की एक शाखा बनी जिसका नाम था विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें अध्ययन जो किया जाता था वो 0 से लेके और मृत्यु तक किया जाता था, जीवन से लेके मृत्यु तक। इसकी अवस्थाएं कुछ इस प्रकार थी, गर्भावस्था, उसके बाद आती है शैशवावस्था, उसके बाद आती है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं में बांटा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान को। विकासात्मक मनोविज्ञान से ही एक मनोविज्ञान फिर निकला जिसको हम कहते हैं क्या, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है गर्भावस्था से और किशोरावस्था तक, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान। लेकिन गर्भावस्था से और वृद्धावस्था तक यानी जीवन पर्यंत जो अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान। अगर आपसे कोई पूछता है बाल विकास में या बाल मनोविज्ञान में अध्ययन कब से किया जाता है, आप कहोगे गर्भावस्था से। कब तक किया जाता है, आप बोलोगे किशोरावस्था तक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान की जो जननी है बात विकासात्मक मनोविज्ञान, उसमें अध्ययन कहाँ तक किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जीवन पर्यंत किया जाता है। कब तक किया जाता है, जीवन पर्यंत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा नहीं दिशा,
बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। अगर इस ऑप्शन को हम देखें तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो एक सिद्धांत होता है जिससे हम कहते हैं विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले तो सिर बढ़ता है, सिर के बाद बढ़ता है धड़, तो धड़ के बाद बढ़ते हैं पैर। यानी हमारा जो विकास होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, जिसे हम कहते हैं क्या, सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल। लेकिन एक तो विकास का ये पॉइंट हो गया, एक दूसरा पॉइंट होता है, फिर दूसरा पॉइंट होता है कि केंद्र से, कहां से, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। यानी हमारी जो ये नाभि होती है, नाभि से हाथों की ओर और नाभि से पैरों की ओर, ये जो विकास चलता है इसे हम कहते हैं निकटस्थ दूरस्थ विकास। निकटस्थ दूरस्थ विकास, या इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी मोडस्टल। प्रॉक्सी मोडस्टल, क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मोडस्टल। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि विकास कैसे चलता है या विकास की दिशा क्या होती है, तो आप बोलोगे सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और दूसरा क्या बोलोगे, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। कोई डाउट, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये, देखो यहाँ कहाँ है, सिर से पैर और शरीर के मध्य से। एक तो ये हो गया सिर से पैर की ओर यानी सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल, और मध्य से बाहर की ओर यानी प्रॉक्सी मोडस्टल। प्रॉक्सी मोडस्टल, तो सही उत्तर क्या होगा, सिर से पैर की ओर। चलते हैं, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि बालक वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। कितनी होती है, 90 से 110। अब देखो, जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है वो 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। माह में बोलना सीख जाते हैं, 11 माह में। अब 11 माह में जो बच्चा बोलना सीख रहा है वो कितने शब्द बोलता है, वो बोलता है 3 से 4 शब्द। 11 माह में बच्चा कितने शब्द बोलता है, 3 से 4 शब्द। अब देखो ये बोलने की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, जब बच्चा 10 माह का होता है तो वो एक शब्द बोलता है, 10 मंथ का बच्चा एक शब्द बोलेगा। जब 12 मंथ का होगा तो बोलेगा 3 से 5 शब्द, और जब वो हो जाएगा 24 माह का तो बोलेगा 100 से 200 शब्द। इस प्रक्रिया में बच्चा क्या होता है, बोलना सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्या बोलेगा, सबसे पहले जब बच्चा 12 से 18 माह का होगा तो वो बोलेगा संज्ञा। अगर बच्चा आपका 12 से 18 माह में है तो सिर्फ एक शब्द बोलेगा, सिर्फ एक शब्द, मात्र एक शब्द बोलेगा, और वो शब्द जो होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। जब बच्चा 18 से 24 माह का होगा तो वो लगभग 2 शब्द बोलता है, 2 शब्द के वाक्य बोलता है, 2 शब्द के वाक्य बोलेगा, और उनमें एक शब्द तो होगा आपका संज्ञा और एक होगा उसमें क्रिया। ये खैर आगे बताऊंगा। तो क्या है कि बच्चा सामान्य बुद्धि का बोलना कब सीखता है, 11 माह पर। आगे चलते हैं, मानव विकास है, मानव का विकास है। तो अब देखो यह बात आती है विकास। विकास के चरण मैंने थोड़ी देर पहले जो उसे बताए थे, एक तो होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, तीसरा होता है सामाजिक, चौथा होता है संवेगात्मक, और भाषाई और क्रियात्मक।
और यहीं से एक होता है कौन सा, नैतिक। तो बात आती है कि विकास कैसा है, क्या मात्रात्मक है या गुणात्मक है। मात्रात्मक यानी जिसको मापा जा सके, और गुणात्मक यानी जिसको महसूस किया जा सके। क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके। तो शारीरिक विकास जो होता है इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। शारीरिक विकास में क्या होता है, वृद्धि होती है। और वृद्धि कैसी होती है, मापने योग्य होती है। कैसी होती है, मापने योग्य वृद्धि होती है, मापने योग्य। लेकिन ये बाकी के जितने भर विकास हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको माप नहीं सकते। तो विकास में क्या होता है, वृद्धि को मात्रात्मक और बाकी को गुणात्मक। इसीलिए विकास कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो विकास के सिद्धांत, सामान्यतः विकास के जो सिद्धांत होते हैं 10 सिद्धांत होते हैं। जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत। 10 सिद्धांत होते हैं। अभी मैं जब आपको मैराथन पढ़ाऊंगा या मैं आपको बाल विकास की जब एक विधिवत या क्रमबद्ध अध्ययन कराऊंगा तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। अब देखो, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये बात बिल्कुल कैसी है, गलत है। क्योंकि विकास का एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं परस्पर विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत। परस्पर विकास के सिद्धांत में क्या होता है कि हमारा शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सभी विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। और सभी विकास आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो क्या होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भाषाई और जितने भर बाकी के विकास हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। अब देखो आगे आती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। मैं अभी बता रहा था सबसे पहला विकास का जो सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। यानी गर्भावस्था से लेके और जब तक व्यक्ति इस दुनिया में स्टेबल है तब तक विकास कभी भी रुकता नहीं है। हर वक्त कभी धीमा चलेगा, कभी तेज चलेगा नहीं, हर पल हर वक्त उसका है विकास का क्रम चलता रहता है। तो विकास कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो बिल्कुल यहीं से दूसरी बात है, विकास हमेशा रेखीय होता है यानी निरंतर तो चलता है। क्या विकास सीधी रेखा में चलता है, तो नहीं। विकास कैसे चलता है, विकास चलता है वर्तुलाकार। कैसे चलता है, वर्तुलाकार। लॉक के अनुसार विकास की जो कैसे चलता है, वर्तुलाकार। यानी कभी तीव्र होगा फिर धीमा पड़ जाएगा, फिर तीव्र होगा फिर धीमा पड़ जाएगा, फिर तीव्र होगा फिर धीमा पड़ जाएगा। यानी विकास की जो गति होती है वे सभी बच्चों में कैसी होती है, किसी में तीव्र होती है, किसी में धीमी होती है। अब बात आती है विकास की, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी विकास दर तेज होती है, कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं उनकी विकास दर धीमे होती है, कुछ सामान्य बुद्धि होते हैं वो सामान्य तरीका से विकास करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। आगे चलते हैं। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, या मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू एरियाज व्हिच आर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगर मैं संज्ञानात्मक को यहाँ मानसिक लिख दूं तो अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने विकास के जो भाग बताए थे, देखो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। संज्ञानात्मक संवेगात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है लेकिन आध्यात्मिक नहीं होता।
मनोवैज्ञानिक नहीं होता, शारीरिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता। तो सही कौन सा होगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। कितने लगते हैं? 280 दिन। यानी सबसे पहले होती है बीजावस्था, उसके बाद होती है डिंबावस्था और उसके बाद होती है गर्भावस्था। बीजावस्था, डिंबावस्था और गर्भावस्था। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये कितने दिन में चलती है? 280 दिन में। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। क्या होता है? 7 पाउंड। लगभग 3 किलोग्राम से लेके और 3.5 किलोग्राम तक बच्चे का कितना होता है? भार होता है। लड़कियों का भार जन्म के समय कम होता है, लड़कों का भार जन्म के समय अधिक होता है। लड़कियों की लंबाई जन्म के समय कम होती है, लड़कों की लंबाई जन्म के समय अधिक होती है। तो भार और लंबाई में जन्म के समय लड़के लड़कियों से आगे होते हैं। और भार कितना होता है? 7 पॉइंट, या कितना होगा? 3 किलोग्राम से लेके 3.5 किलोग्राम तक। वृद्धि एवं विकास से क्या संबंध है? देखो, मैंने अभी एक सिद्धांत बताया, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी विकास और वृद्धि दोनों आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होंगे तो विकास होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज पीछे छूट जाएगी या दोनों में से कोई एक चीज अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो विकास नहीं होगा। क्योंकि अगर शारीरिक विकास होगा तो अभी व्यक्तित्व का निर्माण होगा। शारीरिक विकास हो गया लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ तब व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। शारीरिक मानसिक दोनों हो गए लेकिन आप संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है तब विकास नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो सही से क्या होगा? एक दूसरे के पूरक हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि यानी ग्रोथ से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि, अगर ज्ञान में वृद्धि होगी तो क्या होगा? मानसिक विकास। अगर संवेग में वृद्धि होगी तो क्या होगा? संवेगात्मक विकास। वजन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? ग्रोथ। अगर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होगी तो हम इसको कहेंगे क्रियात्मक विकास। क्या कहेंगे? क्रियात्मक विकास। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है वजन में वृद्धि। अगर हम इस ऑप्शन पर विचार करें तो यहाँ पर कौशल और आकार दो चीजें हमको बताती हैं ग्रोथ से संबंधित, लेकिन सोच और समझ ये हमारे भावात्मक विकास हैं और भावात्मक विकास ग्रोथ में नहीं आता। तो सही उत्तर होना चाहिए वजन में वृद्धि। ये बढ़ते हैं। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक और नकारात्मक। तो विकास जो है एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये जितने भर परिवर्तन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? गुणात्मक परिवर्तन है। क्योंकि विकास का एक ही पार्ट ऐसा है जिसको हम मात्रात्मक रूप से नाप सकते हैं और वो होती है वृद्धि या शारीरिक विकास। तो अगर ओवरऑल हम विकास की बात करें तो वो कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। अगर गणनात्मक होता तो केवल यहाँ पर लिखा हुआ था शारीरिक विकास। इसलिए जब विकास लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? गुणात्मक। कैसा होगा? गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। तो होगा क्वालिटेटिव। गत्यात्मक कौशल विकास हेतु शिक्षक को प्रयोग में लाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था गत्यात्मक कौशल या गतिक कौशल, यानी ऐसे कौशल जो कि हमारे शारीरिक विकास में दिखाई देते हैं, ऐसे कौशल जो कि हमारे क्रियात्मक विकास में दिखाई देते हैं। तो अब इनमें क्या होगा? तो गत्यात्मक कौशल या शारीरिक कौशल अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया, तो एक तो होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं स्थूल। तो जहाँ स्थूल में जहाँ हमको चलना, घूमना, तैरना, ये कैसे होंगे? स्थूल होंगे। और सूक्ष्म में क्या होगा? लिखना, बोलना। तो अब देखो यहाँ क्या है? सुलेख लेखन यानी सूक्ष्म कौशल का विकास है। चित्रकला
यानी ये भी सूक्ष्म कौशल का विकास है। उंगलियों से सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ना, ये भी सूक्ष्म कौशल का विकास है। तो शिक्षक को क्या प्रयोग में लानी चाहिए? तीनों लानी चाहिए, सुलेख भी, चित्रकला भी, उंगलियों का सूक्ष्म प्रयोग, यानी सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। कैलीग्राफी, राइटिंग, पेंटिंग, ग्रेस्पिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विद द फिंगर्स, ऑल ऑफ द एबव। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है कितना? 100 से 200 शब्द। कितना हो जाएगा? 100 से 200 शब्द, यानी 12 से 24 माह तक बच्चे का शब्द भंडार हो जाएगा 100 से 200 शब्द। पहला शब्द बोलेगा 10 माह पर, 4 से 5 शब्द बोलेगा 12 माह पर। तो सही उत्तर होगा 100 से 200 शब्द। आगे बढ़ते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी। अब देखो यहाँ से एक व्यक्तित्व का वर्गीकरण में बताता हूँ आपको। व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है सामान्यतः, जो कार्ल जुंग ने दिया था, अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करे, जब अपने अंदर उनको समेटे रखे, जो बात कहनी है उसको भी ना कह पाए, तो ऐसा व्यवहार कब होता है? अंतर्मुखी। और जब व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है तो ऐसी कंडीशन बनती है किसमें? शैशवावस्था में। जब बच्चा जो भी सोचे, जो भी समझे या जो भी उसके मन में आ रहा है उसको जो कि तो बोल दे, व्यवहार कैसा होगा? बहिर्मुखी। तो ये व्यवहार जो होता है ये होता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में जब बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा तो ऐसी कंडीशन में कंडीशन बनती है शर्म की और गर्व की। तो पूछा जाता है कि शर्म और गर्व की भावना का विकास कब होता है? तो आप बोलोगे बाल्यावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। अब देखो बात आती है डी की, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास। शिक्षक और छात्र के बीच में जितनी अंतःक्रिया होगी, जितना प्रश्न कौशल होगा, जितनी उनके बीच में निदान और उपचारात्मक होगा, उतना ही बच्चे का क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा। तो बाधक तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अब बात आती है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए। जब कोई व्यक्ति खेलता है तो वो उसमें अपना 100% देता है, उसे पूरी उमंग से करता है। और जब व्यक्ति खेलता है तो उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। सामाजिक दक्षता का सबसे पहला होता है संवेगों पर नियंत्रण। तो खेल के द्वारा सबसे पहली बात है संवेगों पर नियंत्रण होता है, यानी सामाजिक दक्षता की जो प्रथम सीढ़ी है उसको बच्चा प्राप्त करता है। दूसरी बात आती है संज्ञान, यानी जब हम अपना 100% दे रहे होते हैं तो दिमाग की हमारी सारी शक्तियां कैसी होती हैं? एक्टिव होती हैं। और जब दिमाग की सभी शक्तियां एक्टिव होती हैं तो जो संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक तरीके से होता है। तो ये बात सही है। अब आती है बात शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल गलत बात है। शिक्षार्थी कोई देखकर सीखते हैं, कोई सुनकर सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, कोई देखकर सुनकर दोनों तरीके से सीखते हैं, कुछ समझकर सीखते हैं। तो एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते, ये भी गलत हो गया। अब बात आती है विकास सीखना और समाज संस्कृति संदर्भों में अप्रभावित रहता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, उससे क्या करते हैं? व्यवहार सीखते हैं। और यहाँ पर यह क्या कह रहा है? अप्रभावित रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर सही क्या होगा कि जो बच्चा खेल रहा है उससे उसका क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा और सामाजिक दक्षता के लिए प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास संशोधन योग्य होता है, सही है। विकास केवल संस्कृति से प्रभावित होता है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? विकास केवल संस्कृति से प्रभावित होता है, यानी केवल संस्कृति से प्रभावित नहीं होता। विकास के लिए जितने भर तत्व होते हैं वातावरण में सभी उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे शिक्षण विधियां हो। इसीलिए यहाँ पर सही क्या होगा? विकास केवल संस्कृति से शासित निर्धारित होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में भिन्न होती है, किंतु यह, अब देखो एक सिद्धांत होता है विकास की गति का सिद्धांत।
विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति का सिद्धांत। और एक दूसरा होता है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांतों को अगर हम समझें तो क्या होता है कि विकास की जो गति होती है सभी बालकों में कैसी होती है, भिन्न होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो तीव्र गति से सीखते हैं, जो मंदबुद्धि होते हैं वो धीमे सीखते हैं, जो सामान्य होते हैं वो सामान्य गति से सीखते हैं। लेकिन चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे औसत बुद्धि हो, सब में विकास का क्रम एक समान होगा। जैसे प्रतिभाशाली है वो भी पहले चलने से पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। मंदबुद्धि है वो भी बस क्या होगा, गति उनकी एक की तेज होगी, एक की धीमी होगी। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह अव्यवस्थित क्रम में नमू करती है नहीं, अप्रत्याशित में नहीं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से। कैसे चलेगी, क्रमबद्ध चलेगी, यानी पहले बच्चा घिसटना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। पहले बच्चा स्वर बोलेगा, फिर व्यंजन बोलेगा, फिर स्वर और व्यंजन बोलेगा, फिर संज्ञा बोलेगा, फिर क्रिया बोलेगा। तो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो या वो हो मंदबुद्धि, एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से सीखेगा। बेशक सीखने के ढंग में भिन्नता होगी, एक तेजी से सीखेगा और एक जल्दी से सीखेगा। आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं। कल फिर हम 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं इससे क्लियर हुए होंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।